अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ समीना पाशा। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान याकूब खान साहब और आज इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतहर काज़मी साहब। उनका भी बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मौज़ूआत को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज बड़े अरसे बाद साबिक़ वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने लंदन से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ दिल की बातें की, बड़ी खुलकर बातें की और ऐसे लगा कि कुछ गिले शिकवे करते वो नज़र आए, कुछ सवाल मांगते वो नज़र आए। लेकिन सवाल ये है कि उनके ये गिले शिकवे आखिर अब तक क्यों मौजूद हैं, जबकि अब तो उनकी हुकूमत भी आ चुकी है और ख़ुद उनके छोटे भाई वज़ीर आज़म हैं। उनके ये गिले शिकवे हैं किससे और ये गिले शिकवे आखिर कब और कैसे दूर होंगे? क्या ये सिर्फ गिले शिकवे ही हैं या फिर कोई नया बयानिया तश्कील देने की कोशिश थी? और अगर कोई नया बयानिया तश्कील दिया जा रहा है तो क्या वो कामयाब होगा या नहीं? क्या वो इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ कर पाएगा या नहीं? आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिर मकसद क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और थोड़ा आगे चलकर मज़ीद जो सियासी मामलात हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत को भी अब गए हुए 6 माह हो चुके हैं और इस 6 माह के दौरान उन्होंने भरपूर तहरीक तो चलाई, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ भी हासिल करने में नाकाम रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना तो वो जनरल इलेक्शन की तारीख हासिल करने में कामयाब हो सके हैं, ना ही केसेस के मुआफ़ करवाने के हवाले से जो उनका एक स्टांस था उसमें उन्हें कोई कामयाबी नज़र आई है। आंखों के सामने ही तमाम केसेस तकरीबन ख़त्म होते चले जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो वो बात करते थे रिफॉर्म्स की, इलेक्शन रिफॉर्म्स की, वो भी सब रिवर्स हो चुकी हैं। वो सिर्फ देखते रह गए हैं और इस हुकूमत ने अपने तमाम काम कर लिए हैं। तो देखा जाए तो इस लिहाज से तो ये इमरान खान साहब की एक नाकामी नज़र आ रही है। तो क्या वाकई इसे नाकामी कहा जाएगा या नहीं और उनके पास अब ऑप्शन क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब हमारे साथ अतहर काज़मी साहब भी मौजूद हैं, लेकिन का आगाज़ आपसे करूँगी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज मियाँ साहब बड़े दिनों बाद जलवा फरोज़ हुए और बड़े उन्होंने गिले शिकवे किए। क्या मकसद आपको नज़र आता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इंटरव्यू का? गिले शिकवे किससे कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपका जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए ना 2-3 बातें करनी पड़ेंगी। 4 करें कोई टेंशन। पहली बात तो ये है कि आज उनका जो इंटरव्यू है साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का, उसको आप इंटरव्यू के, मीडिया टॉक के, प्रेस कॉन्फ्रेंस के, उसके 2-3 मकसद हैं। पहला मकसद ये कि वो एक अपना बयानिया जो है वो आवाम के सामने लेके आए हैं, जो मेरे नज़दीक आज ये समझे कि उन्होंने बाकायदा अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू की। अच्छा। आप ये बयानिया वो आगे देखेंगी कि इसी बयानिए को वो लेके जाएंगे आगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाएंगे। ये मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 है। ये पहले उनका सवाल था कि मुझे क्यों निकाला, अब वो लोगों को उसका जवाब बताएंगे कि मुझे इसलिए निकाला। हाँ जी, और कैसे निकाला और किस किस ने निकाला। 2-3 चीज़ें उस जुड़ी हुई ये भी समझने वाली हैं कि उन्होंने आज केस बनाया कैसे है। सबसे पहले उन्होंने अपना जो उनका पीरियड था बतौर वज़ीर आज़म, उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से लोड शेडिंग ख़त्म की, उन्होंने किस तरह से दहशत गर्दी ख़त्म की, उन्होंने किस तरह से मईशत को बेहतर किया, यानी अपनी खिदमात और अपनी जो चीज़ उनकी हुकूमत की सारी बताई, परफॉर्मेंस वो बताई। फिर उन्होंने ये कहा कि देखें आप इस चीज़ को समझें कि मैं तो बड़ा काम कर रहा था जो कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पाया, और मुझे सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने की, जो ले भी नहीं मैंने, उसमें अकामा का बुनियाद बना के मुझे निकाल दिया गया। हमेशा वो गिला किससे करते थे? हमेशा वो गिला करते थे फ़ौज से। आज उन्होंने ये गिला किया अदलिया से। फिर उन्होंने अदलिया, लेकिन जब वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे दिलवाई गई, जज ने नहीं सुना, हाँ जी, सुनवाई गई, तो फिर तो अल्टीमेटली फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही इशारा है। लेकिन अगली बात समझिए ना, अब वो कहते हैं कि जजों को चाहिए, अदलिया को चाहिए कि मेरे साथ इंसाफ करें। और ख़ास तौर पे आप ये समझें कि चीफ जस्टिस ने जब ये कहा कि ताहयात नायली जो है वो सज़ा के हवाले से आपने देखा कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये सोचा कि वो अपने अभी ये मामला जो है इस पे लेके जाएं। लेकिन असल चीज़ यही है कि मुस्लिम लीग नून में एक बड़ी कमी नज़र आ रही थी कि इमरान खान ने जिस तरह से अपना एक बयानिया बिल्ट किया और जिस अच्छे अंदाज में उसको लेके चले, मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया नहीं था। ये कोई अपना बयानिया बिल्ट ही नहीं कर सके।
मियां नवाज शरीफ ने आज ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो ये इस सारी अपनी बयानिया की तश्कील में एनर्जी लगा देंगे वो, और देखते हैं कि वो कितनी कामयाब होती है उनकी कोशिश। इसका जवाब अतर काज़मी साहब से लेती हूँ। काज़मी साहब, आपको भी यही लगता है कि बयानिया की तश्कील की बुनियादी तौर पर कोशिश थी, और क्या आप समझते हैं कि आज जो उन्होंने बयानिया बताया, इस बयानिए को जो मौजूदा हालात हैं उनके कंपैरिजन में तस्लीम किया जा सकता है कि जबकि अब वो खुद बहुत सी अनदेखी ताकतों के साथ मिलकर अपनी हुकूमत बनवाने में, केसेस खत्म करवाने में कामयाब हो रहे हैं, तो फिर उनका वावेला किस कदर लोगों पे असर डालेगा? देखिए, उनका जो सपोर्टर है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मियां साहब जो मर्जी कहते रहे, ये नहीं भी कहते तो फिर भी वो उनको सपोर्ट करेगा। अब मियां साहब बयानिया क्या बना रहे हैं समीना, बयानिया वो ये बना रहे हैं कि पानामा झूठा था, और वो किधर बैठ के वो बयानिया बना रहे हैं, लंदन की जायदादों में बैठ के, उन्हीं फ्लैट्स में जिसकी आज तक उन्होंने 1 रुपए की कोई मनी ट्रेल नहीं दी, वहीं पे बैठ के मोहतरम मियां साहब ये बयानिया बना रहे हैं कि ये जो पनामा आया था ये सारा झूठा था, जो अकामा था ये सब कुछ जो है बिल्कुल झूठा था। अगर आप सिर्फ अकामा की बात कर लें ना, जो इनके अपने इत्तेहादी हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें जिस वक्त मियां साहब को सजा हुई थी, पीटीआई को छोड़ दें, किसी तीसरी जमात को छोड़ दें, कायरा साहब से किसी दिन पूछ लीजिएगा, उनकी वीडियो अभी भी मौजूद है। उन्होंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह वो उस कंपनी के चेयरमैन थे, उस कंपनी में क्या होता था, तो किसी तीसरे से पूछने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि मियां साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे वो कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और वो इन कुव्वतों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मियां साहब के ऊपर बैन है टीवी पे आने। आज किसकी मर्जी से वो टीवी पे बैठे हुए थे, सारे चैनल्स भी उनको दिखा रहे थे। और दूसरा, फिर उन्होंने इंतजार किया कि पहले मेरी बेटी आ जाए, उनको अदालत से वो क्लियर हो जाए, जब वो लंदन पहुंच जाएंगी उसके बाद मैं अपना इनकलाबी बयानिया सामने रखूंगा। तो ये इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि मियां साहब को बुनियादी तौर पे इस वक्त ये जवाब देना चाहिए, वो ये बताएं कि ये सारी उनके लिए एकदम से सहूलतें किस तरह पैदा हो गई। उनके समधी को सरकारी त्यारे में बैठा के कौन वापस लेके आया, किसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया? तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने सहूलतें ली हैं मौजूदा सेटअप में आने के लिए, ये उसके ऊपर एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना पर्दा डालने की कोशिश थी कि यार देखो मैं अभी भी इनकलाबी हूं, मैं अभी भी वही लीडर हूं और मेरा अभी भी ये बयानी है। तो ये उनकी तरफ से कोशिश है जो उनके सपोर्टर को और उनके हमायती को तो अपील कर सकती है, लेकिन आम आवाम को मुझे नहीं लगता इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन उनको फर्क पड़ेगा जिनसे वो गिले शिकवे कर रहे थे, जिसके मुताबिक, जो आपके मुताबिक जिन्होंने शायद सहूलियात भी दे दी उन्हें। देखें, ये मियां साहब का जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि उन्होंने इंतजार किया कि पहले मेरी बेटी आ जाए लंदन। अब वो लंदन में बैठ के उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं अक्टूबर में जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला होना है। उन्होंने उस तरफ भी कह दिया कि ठीक है, अगर आप उसमें हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये बयानिया यहां से आगे और भी बढ़ सकता है, तो उनके ऊपर असर तो पड़ेगा। अच्छा। लेकिन बात यह है ना कि इस मुल्क में जितने इदारे थे, जितनी JITs थी, जिसमें जो अफसर काम कर रहा था वो सब झूठे थे, वो सब गलत थे, और सिर्फ मियां साहब एक बेगुनाह थे और सच्चे थे, और ये वक्त ने साबित कर दिया। अब कितने लोग इसको मानते हैं ये लोगों पे डिपेंड करता है। क्यों इमरान साहब, कितने लोग मानेंगे मियां साहब के इस बयान को? देखिए, हमारे अवाम बड़े सादा लोग हैं। अच्छा। ये लीडरों की बातों में आ जाते हैं, और हमारा अलमिया ये है कि पिछले 75 साल में हमें जो किसी ने आके चूरन बेचा है वो लोग मान लेते हैं। अब वो अलग बात है कि उसको किस हद तक मानते हैं। यही मियां साहब अगर पाकिस्तान आ जाते हैं, और जिस वक्त ये आ जाएंगे और ये जलसे करेंगे और फिर बड़े बड़े मजमू से ये खिताब करेंगे, तो देखिए उससे फ़र्क तो पड़ेगा। जैसे अभी काज़मी साहब फरमा रहे थे कि उन पे पहले पाबंदी थी, अब वो टीवी पे आ रहे हैं, उसके बाद जब वो जलसों में आएंगे उनकी तकरीरों की कवरेज होगी, तो देखिए ये इससे चीज़ें उनके हक में बदलेंगी, बेहतर होंगी। ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही जो पोजीशन उनकी आज से 3 महीने या 6 महीने पहले थी वही रहेगी। लेकिन क्या इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया इससे मुतासिर होगा या नहीं, ये सवाल है। इमरान खान साहब जो हैं उनका बयानिया ऐसा है कि इमरान खान साहब को आप इस हवाले से लकी भी करार दे सकते हैं कि उनके मानने वाले, उनके वोटर, उनके सपोर्टर इमरान खान साहब की हर बात को तस्लीम कर लेते नहीं। तो फिर कहीं कहीं तो कोई ऐसा डिसाइसिव वोटर सपोर्टर खड़ा है ना जो कि देखभाल के बात सुनता भी है और उसके मुताबिक अपनी राय बदलता है। अगर हम इस बात को, जो आप दोनों का एक आर्गुमेंट था,
काज़मी साहब का भी आपका भी कि जी उनका वोटर सपोर्टर उनकी बात मान लेता है, उनका वोटर सपोर्टर उनकी, तो फिर तो गेम ही खत्म हो गई। फिर तो हम यहाँ पर अगर कोई सच झूठ बताएं या कोई वो लोग खुद बताएं तो फिर तो वो बताने का मकसद ही फौत हो जाता है। कहीं तो कोई ऐसा पार्ट है हमारे क्राउड में जो कि इस बात कोई जिसको हम कहते हैं ना कि ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, वो देखता है कि यार क्या सच्चाई है। बिल्कुल है, जो बिरयानी की प्लेट पे फैसला नहीं करता ऐसे वोटर भी हैं ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और अच्छी खासी तादाद में है, ये नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन इशू फिर यही है कि उस वोटर्स के अलावा बहुत से अवामिल भी हैं जो असरअंदाज होते हैं। अभी काज़मी साहब जो कह रहे थे ना कि उन्होंने इंतज़ार किया अपनी बेटी के वहाँ आने का, इसमें मैं बड़ी माजरत के साथ काज़मी साहब से कि इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि मेरे नज़दीक उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि मरीम नवाज़ आ जाए, कहीं मरीम नवाज़ को रोक ना लिया जाए। आज मरीम नवाज़ को साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाने का मकसद मेरे नज़दीक कुछ और था। मेरे नज़दीक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज़ को साथ बिठाने का मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं सियासत में जिस तरह की उनकी एंट्री चाहते हैं वो अपने जाननशीन के तौर पे उन्होंने उन्हें साथ बिठाया हुआ, और वो उनको सियासत में, पाकिस्तानी सियासत में मजीद मजबूत रोल जो है बिल्कुल वो उनको सौंपना जा रहे हैं। और वो हमें नजर भी ऐसे लग रहा है कि जाहिर आ रहा है, चाहे वो साथ बिठाएं या ना बिठाएं, यहाँ पर भी सारी चीजें मरियम ही ऐसा लग रहा था लीड कर रही हैं। लेकिन उनका बयानिया अपनी जगह, उनकी देखते हैं कि आगे चल के कितना आगे बढ़ता है। लेकिन चीज़ ये कि 6 महीने भी हो चले हैं इस हुकूमत को भी आए हुए, तो अगर अभी भी पिछली हुकूमत का ही जाने का गिला शिकवा नज़र आता रहेगा तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस का पोस्टमार्टम कब होगा। शहबाज शरीफ साहब तो ये कहते थे कि अगर 6 महीने हमें अनकंडीशनल सपोर्ट मिल जाए तो हम तो तकदीर बदल देंगे। क्या उनके दावे थे हुकूमत में आने से पहले, वो ज़रा आपको सुनवा देते हैं जी। बिला खौफ तरदीद के 75 साल में इस मुक़्तदर इदारे ने पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी वज़ीर आज़म को इस तरह सपोर्ट नहीं किया जिस तरह इमरान खान नियाजी को किया था। ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसके बावजूद भी ना कुछ सीखा, ना किया, ना कारकर्दगी, ना खिदमत की कौम की। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। वो जहाज उड़ा या नहीं, इस पर मैं अभी बाद में अतर काज़मी साहब का तजिया लेती हूँ। लेकिन मीनवाइल हमें सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच साहब ने ज्वाइन कर लिया। बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं और एक्सपीरियंस्ड, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, नवाज शरीफ साहब ने जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंटरव्यू दिया, क्या आपको नज़र आ रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या एक दफ़ा फिर से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि इस दफा वो अपने जो केसेस हैं खासकर जुडिशरी में उनके हवाले से, वो मेरा ख्याल है उनका नैरेटिव का टारगेट वो होगा। शायद उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से अब इतना गिला नहीं है, उनका ज्यादा गिला जो है जुडिशरी से, अपने केसेस से है, अपने अदालती मामलात से है, अपने जो उनके खिलाफ फैसले दिए गए हैं उनसे है। तो आपको क्या नजर आ रहा है आने वाले दिनों में ये केसेस खत्म हो रहे हैं? क्योंकि मरियम साहिबा तो यहाँ से जाते हुए कह रही थी कि तकरीबन राह हमवार है उनकी। जी, मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इस बारे में स्ट्रगल भी करेगी नून लीग, कोशिश भी करेगी। तो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से उन्हें कुछ ना कुछ जरूर कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद ही नवाज शरीफ आएंगे, जब उनके केसेस खत्म हो जाएंगे तो फिर वो आएंगे वापस। सुहेल साहब ये फरमाइएगा कि क्या मियां नवाज शरीफ को खुद भी कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत है कि जो वो आज फरमा रहे थे कि जनाब उन्हें जज ने फैसला नहीं दिया, जज से करवाया गया, तो उनके नाम भी को सामने लाएंगे वो? मेरा ख्याल है उनके पास सारे नाम हैं, उनके पास सारी डिटेल है, कैसे कैसे हुआ, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी जो वो अपने मुलाकाती हैं उनको वो डिटेल सुनाते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वक्त आया तो वो ये सभी चीजें सामने ले आएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्हें ये लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो और उनके केसेस सुने जाएं और वो बाइज्जत वापस आए। और उनका अब अगला नैरेटिव भी यही है कि वो बजाय इसके कि पूरी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें, अब जो जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट है वो उसको फोकस करेंगे। और यही उनका अगला नैरेटिव होगा कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनके साथ नाइंसाफी हुई है माजी में,
और वो उसकी तलाफी चाहते हैं। अच्छा चौधरी साहब, जब मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थे उस वक्त भी आपने उनसे काफ़ी उनके साथ वक्त गुजारा और किताब भी लिखी थी, अब भी आपकी उनसे मुलाकातें रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे क्या वो मिल गई है या उसके लिए अभी भी कोशिश जारी है? मेरा ख्याल है अभी तो नहीं मिली, जब तक उनकी नाअहली खत्म नहीं होती, जब उनके केसेस खत्म नहीं होते, उस वक्त तक नहीं कहा जा सकता कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। लेवल प्लेइंग फील्ड तभी मिलेगी जब उनको भी नाअहली खत्म करके बराबरी का चांस दिया जाएगा। और क्या इसमें ये भी हो सकता है कि उनको तो नाअहली खत्म कर दी जाए लेकिन खान साहब की नाअहली हो जाए? मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। मेरी जाती राय में तो ना खान साहब की ना होनी चाहिए, ना नवाज शरीफ की होनी चाहिए। दोनों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए और इलेक्शन फैसला करे कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अच्छा चौधरी साहब, आप ये फरमाइएगा कि मुल्क की सियासत के जो हालात हैं उस पर बहुत सारे तज्जियाकार जो हैं उनकी ये भी राय है कि सियासतदानों का जो रवैया है, अगर मामला ठीक ना हुए तो खुदा न खास्ता जमहूरियत की बसात लपेटी भी जा सकती है। तो ज़रा आप बताएंगे आपका क्या इस हवाले से है? तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत की बसात तो नहीं लपेटी जा सकती, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। दुनिया के हालात, पाकिस्तान के मुआशी हालात, इसमें बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान में ये फैसला किया जाए। लेकिन अगर जमहूरियत में भी मईशत खराब रहे और मुआशी हालात ये रहे जो इस वक्त है कि हर वक्त डिफॉल्ट का खतरा रहे, तो जमहूरियत भी चलनी मुश्किल है। जमहूरियत भी मईशत से ही चलती है, तो मेरा ख्याल है पहले मईशत को ठीक करना जरूरी है, फिर जमहूरियत चलेगी। और याद रखें कि मार्शल लॉ तब आता है जब मईशत ठीक हो, तो मईशत ठीक होने की सूरत में मार्शल लॉ चल सकता है। अगर मईशत खराब हो तो मार्शल लॉ का चलना तो नामुमकिन होता है। अच्छा जो सब आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि क्या इमरान खान साहब आप समझते हैं कि अपने रवैये में कोई लचक लाएंगे? कुछ लचक लेके आए हैं जी। वो देखे, उन्होंने असेंबली वापस जाने की बात की है, उन्होंने ये बात किया कि इलेक्शन डेट मेरे से तय करें, मैं इसमें कई चीजें सहूलतें दे सकता हूं। तो मेरा ख्याल है उनसे बात करनी चाहिए और इसके लिए कमेटी बनानी चाहिए और अगले साल के शुरू में इलेक्शन की बातचीत जो है वो जारी होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहेल इब्राहिम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अतर काज़मी साहब, एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आकर फिर फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी तरफ सीधा आएंगे और फिर मजीद आगे लेके चलेंगे मामलात को, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है सियासी इसरार और रमूज़ की, और इससे पहले हम शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू कुछ सुन चुके थे। 6 महीने भी हो चुके हैं उनकी हुकूमत को आए हुए। थोड़ा सा अतर काज़मी साहब का इस पर तजिया भी लेती हूँ, और जो अभी सोहेल इब्राहिम साहब ने कुछ गुफ्तगू की उस पर भी बात करेंगे। अतर काज़मी साहब, 6 महीने भी मिल गए, सारी सपोर्ट भी मिल गई, 13 जमातों की सपोर्ट भी साथ है, इसके बावजूद भी मुल्क में कोई दूध और शहद की नहरें नज़र नहीं आ रही, और ना ही जहाज़ की तरह उड़ा है हमारी तरक्की माशी हुई है कोई। क्या इसकी वजह है? देखिए समीना, इसमें पहली चीज तो समझने की ये है कि जो काम वो करने आए थे, जो टारगेट वो अचीव करने आए थे, उसमें सिर्फ एक चीज रह गई है, वो है मियां साहब की इंतखाबी सियासत में वापसी। तो इस वक्त वो अपना आखिरी टारगेट अचीव करने के बिल्कुल करीब है। नैब के कानून में उन्होंने तब्दीली कर ली, ECL से अपना नाम निकाल लिया, EVM का कानून उन्होंने खत्म कर दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का राइट वापस ले लिया। तो ये वो सारी चीजें थी जिसके ऊपर ये लोग इत्तेफाक कर के आए थे, तो वो सारी चीजें तो उन्होंने एक एक करके अचीव कर ली है। और दूसरी बात देखिए, आप वो ये कहते हैं कि इमरान खान का एक बयानिया है और वो अवाम में लेके चला गया और अवाम को वो बिला फुसला रहा है, लेकिन समझने की चीज ये है समीना, ये देखें कि जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, एक दिन भी आप मुझे दिखा दें जिस दिन इमरान खान आराम से बैठा हो। रोज वो अपना मुकदमा लेके अवाम के सामने पहुंच जाता है, कभी ट्विटर के ऊपर, कभी यूट्यूब के ऊपर, कभी जलसे के अंदर, कभी किसी और जगह पे, तो वो मसलसल अपना केस लड़ रहा है। दूसरी तरफ इनको जो ही रिलीफ मिलता है या जरा सी इनके ऊपर सख्ती आती है, ये सीधे लंदन चले जाते हैं। हुकूमत बनी तो काबीना उठा के लंदन। हमजा शहबाज कुछ दिन पहले तक पंजाब के अंदर तमाम मसाइल हल करने के लिए हमें बता रहे थे कि जनाब सारे मसले में हल करूंगा। अभी वो किधर है? इस वक्त जरूरी नहीं था कि वो पंजाब के अंदर होते। मरियम बीबी कहती है मैं लंदन से आऊंगी तो पंजाब फतह कर लूंगी। भाई इस तरह नहीं, जब तक आप लोगों के दिल फतह नहीं करेंगे, अपना मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, तो लोग किस तरह आपसे कन्विंस होंगे?
तो ये मसला है कि मईशत इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। वो तो मिफ्ता इस्माइल बेचारे को इन्होंने कुर्बानी का बकरा बना दिया। अब ऐसा तासुर दे रहे हैं कि जैसे डार साहब जो हैं वो कहीं और से आए और मिफ्ता साहब किसी और मुल्क की पॉलिसी चला रहे थे। वही मीटिंग्स होती थी, काबीना लंदन गई थी, डार साहब की पॉलिसियां लेके मिफ्ता साहब चल रहे थे। अब जब चीजें संभली नहीं तो मिफ्ता साहब को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। बिल्कुल ठीक। लेकिन इमरान साहब, इस बात से तो आप इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान साहब ने मेहनत तो बहुत की है, लेकिन अभी जो कामयाबियां शहबाज शरीफ साहब की गिनवाई हैं अतर काज़मी साहब ने, वही अगर देखा जाए तो एक तरह से नाकामियां हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब क्यों नाकाम हुए हैं कि वो कुछ भी जिस चीज़ से वो रोकना चाहते थे कोई चीज़ रोक नहीं पाए, और अर्ली इलेक्शन का एक जो वाहिद मुतालबा था वो भी अभी तक मनवा नहीं पाए? इसमें ना 2-3 इसकी भी वजूहत है। देखें, इमरान खान साहब का मामला भी समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान की सियासत जो है उसका महवर हमेशा एहतजाजी सियासत रही है। वो वज़ीर आज़म बन के भी कंटेनर की सियासत ही करते रहे, उन्होंने वहाँ भी चैन नहीं लिया। फिर जैसे ही उनको इक़्तिदार से हटाया गया। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ मुझे अलाउ कीजिए जान, और जो बात अभी काज़मी साहब कर रहे थे ना, नून लीग की हमेशा इक़्तिदार की सियासत रही है, उनका मिजाज हमेशा वो रहा है। मैं उस तरफ ही आता हूँ। असल में अपना अपना अंदाज़े सियासत है। हाँ जी, इमरान खान साहब को जैसे ही इक़्तिदार से हटाया गया उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने कहा जी अमरीकी साजिश हो गई, रजीम चेंज हो गई, ये हो गया। अब उनकी जब ऑडियो लीक्स आई तो बहुत सारी चीज़ें वाजे हो गई कि उन्होंने खुद किस तरह से इसको खेला, कैसे कहा कि जी इसको साजिश अमरीकी करार देना है, किस तरह से करना। फिर 2-3 चीज़ें वो कि उन्होंने इक़्तिदार में रहने के लिए आपकी जितनी खारजा पॉलिसी थी, खारजी ताल्लुकात थे, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात थे, उनके साथ खेला। फिर IMF के मुआहदे से रूगर्दानी की जिसकी वजह से मईशत जो है उसको भी ख़तरे में डाल दिया। ये सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें लोग क्यों भूल जाते हैं? इसलिए भूल जाते हैं कि इमरान खान साहब अगर हुकूमत उस वक्त ना जाती तो वो लोग तो उनके सख्त खिलाफ हो चुके थे। उनके वुज़रा तक कहते थे कि हम अगला इलेक्शन PTI के टिकट से नहीं। हाँ जी, लेकिन जैसे ये हुआ तो वो इमरान खान की उसी एहतजाजी सियासत की वजह से लोगों ने उनके बयानिए को बाय कर लिया। उनकी ये कामयाबी ज़रूर है कि वो अवाम में मकबूल ज़रूर हैं, लेकिन ये नाकामी देखें कि उस एहतजाजी सियासत ने उन्हें उस तरह से कुछ डिलीवर नहीं किया। यही अगर वो जिस तरह सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे थे कि अब लचक अगर उनमें आई है और बैठ के मामलात करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने वाकई उन्हें बड़ा सपोर्ट किया और वो कहते थे एक पेज, लेकिन उसके बाद उनको इतना एकदम से नाराज़ कर दिया कि वो सब नाराज़ हो गए। अब अगर वो अब भी थोड़ा सा बुर्दबारी से काम लें, मिल बैठ के चीज़ें करें। नहीं, डील नहीं। देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि उनका असम्बलियों से निकलने का फैसला इंतहाई गलत था। अगर वो असम्बलियों में मौजूद रहते, इस्तीफे ना देते तो शहबाज शरीफ की हुकूमत को इंतहाई मुश्किल का सामना था। ठीक, चलें, इस पर तो खैर डिबेट हो सकती है कि वो फैसला पॉलिटिकली ठीक था ही नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट 1-2 बातें की। मैं काज़मी साहब का इस पर रिएक्शन जरूर लूंगी। काज़मी साहब, क्या सिर्फ एहतजाजी बयानियां बना लेना यही कामयाबी का राज होता है, या उसमें कोई सच्चाई होना भी ज़रूरी है? और फिर ये भी बात उसमें शामिल कर लीजिए जो मैंने इमरान साहब से भी सवाल किया कि फिर इमरान खान साहब की जिद्दोजहद को आप कामयाब कहेंगे या नाकाम कहेंगे? लोगों का तो जमे गफीर साथ है, लेकिन जो अहदाफ थे वो तो हासिल नहीं हो पाए। देखिए, आपने शुरू में इंट्रो में भी इस चीज का जिक्र किया था कि इमरान खान साहब की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है और उनके जो मुखालफीन है उनको रिलीफ मिल रहा है एक तरह से इमरान खान साहब की आंखों के सामने, और वो कुछ कर नहीं पा रहे। इसमें समीना एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की आंखों के सामने तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसने कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया। अगर इमरान खान असेंबलियों में बैठा रहता ना तो ये जो बड़ी PhD लेवल की साजिश तैयार की गई थी ना, ये किसी को समझ ना आती कि इसमें किस किरदार ने क्या हिस्सा डाला है। इमरान खान इसका ऐसा खुलासा किया है इस साजिश का, जो भी मुबैना साजिश थी, जो भी ये तहरीक अदम एतमाद जिस तरह आई, ऐसा खुलासा उसने किया है कि अब पहली जमात का बच्चा भी आपको बता देगा कि इस मुल्क में हुआ क्या है, किस इदारे का क्या किरदार रहा, किस शख्सियत का क्या किरदार रहा। पहले ये नहीं होता था। पहले होता ये था कि जब कोई फारिग होता था वो बाहर आके कहता था मुझे क्यों निकाला। इमरान खान कहता है इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे क्यों निकाला। वो सबको बता रहा है, उसने कौम की आंखें खोल दी हैं। तो ये भी जमहूरियत में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कौम को पता हो कि मुल्क के अंदर हो रहा क्या है, इसलिए कि पहले बहुत सारी चीजें मुबहम थी। मियाँ साहब भी इशारों कनाइयों में बात करते थे, कभी गुस्सा कर लेते थे, जरदारी साहब भी कभी कह देते थे, लेकिन अब जरूरी था कि ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएं और पता चल जाए कि किसका क्या किरदार है।
जहां तक सच्चाई का ताल्लुक है, देखें ज़मीना, जमहूर में ना, जमहूरियत में इससे ज्यादा जमहूर की कोई तौहीन नहीं है अगर आप ये कहें कि जनाब इसको भिला फुसला लिया और इमरान खान ने जनाब झूठा बयानिया बना लिया और अवाम इतनी बेवकूफ है कि उसने मान लिया है। इमरान खान का फॉलोवर जो है वो कल्ट है, नंगे पैर भूखे पेट जो लैंड क्रूजर के आगे जीए भुट्टो के नारे लगाता है या शेर शेर कहता है वो बाशऊर है। ऐसी बात नहीं है। अवाम देखते हैं, समझते हैं, उनके सामने चीजें होती हैं और फिर वो फैसला करते हैं अपनी अकल और शऊर के मुताबिक। मसला ये है कि यहाँ पे इशराफिया की, जिसे आप कह सकते हैं ना, जदोजहद है। इशराफिया को इंसाफ दिलवाने की जदोजहद है। जिस तरह आज मियां साहब ने इंटरव्यू दिया और पता चला कि पूरी कौम के अंदर सबसे मजलूम शख्स ये है जो एक सजा याफ्ता मुजरिम है, अदालती मफरूर है, लंदन में आराम से बैठा हुआ है, उस जायदाद में बैठा हुआ है जिसमें अदालत कहती है कि इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और वहां पे बैठ के वो अदालत को भी बुरा कह रहा है, इदारों के ऊपर भी हमलावर कर रहा है, लेकिन उसको हमने इंसाफ दिलवाना है। ये मसला है। यहाँ पे शराफिया के हकूक की जंग हो रही है। खान साहब को भी हफ्ते वाले दिन जमानत मिल जाती है, छुट्टी वाले दिन। आम लोगों की जंग जो है ना, जिस दिन ये सब लोग मिलके लड़ेंगे ना, तो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आइंदा का मंजरनामा क्या है इमरान साहब, थोड़ा इस पर भी आ जाते हैं। जो भी सुहेल वड़ाई साहब भी बात कर रहे थे, आपको लगता है कि जनवरी या फरवरी मार्च में भी इवन क्या इस तरफ बात जा सकती है इलेक्शन की? क्योंकि ये हुकूमत तो इस वक्त हमें इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड नज़र आ रही है कि ये 1 साल पूरा और हुकूमत करें, थोड़ा सा लोगों को डिलीवर करें और फिर अपना कुछ परफॉर्मेंस की बेस पर अवाम में जाएं। नहीं समीना, बिल्कुल ये जा सकती है बात, लेकिन जाएगी उसी सूरत में जब इमरान खान साहब भी बैठ के उनके साथ राजी होंगे। क्योंकि असल मसला है नवंबर में तैनाती का। जब वो मरहला भी पूरी तरह से हल हो जाता है तो फिर उसके बाद मार्च में भी इलेक्शन हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान साहब नहीं मानते और इसी पे रहते हैं कि मैं नहीं मानता, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर वो कहेंगे ठीक है हम अपना टेन्योर पूरा करते हैं। इमरान खान साहब देखिए, हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ काज़मी साहब की बात जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान का जो वोटर और सपोर्टर है वो उनके साथ है, तो वो सोच के है और वो इतना कमिटेड है। मेरे नज़दीक इमरान खान साहब इस वक्त अपनी ये ऑडियो लीग से पहले तो बिल्कुल अपनी पीक पे थे। अब ऑडियो लीग से भी उनको फ़र्क ज़रूर पड़ा, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। अगर वो नहीं समझते तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी जिसमें शायद उन्हें मज़ीद ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। क्योंकि जो भी ये चीजें जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उनकी मकबूलियत को डेंट पड़ने के इम्कानात हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। और दूसरी बात, इमरान खान साहब को दबे लफ्जों में मैसेज दे रहे हैं और चीजें भी हैं। नहीं काज़मी साहब ये तो देखे ना, इमरान साहब अंसारवादी साहब तो नहीं, मैं तो अपना खदशा जाहिर कर रहा हूँ कि जिस तरह से हो रहा है। हाँ जी, नहीं सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। अच्छा, उसी तरह से समीना जैसे आज आप कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब की तो ये नाकामी है कि वो कुछ नहीं कर सके। अगर मजीद, मैं तो सवाल कर रही हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मजीद 6 महीने इसी तरह के सवाल होते रहते हैं अच्छा। कि कहीं इमरान खान साहब की ये नाकामी तो नहीं है, तो ठीक बात है, लोग फिर सोचना शुरू करेंगे कि वाकई इमरान खान साहब सिर्फ यही चाहते हैं कि वो इक़्तिदार में आ जाए, बाकी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, आवाम भूखे मर जाएं, बिजली के बिलों से तंग आ जाएं, जो मर्जी हो जाए। देखिए, या तो ये हो ना कि इस हुकूमत से लोगों को उस तरह का रिलीफ मिल गया हो। अगर रिलीफ भी नहीं मिला, लोग महंगाई से भी परेशान है, सैलाब ने भी इतनी तबाही कर दी है, तो फिर ये चीज़ें अल्टीमेटली इमरान खान को भी मुतासिर करेंगी। चलिए जी, देखते हैं इमरान खान को इससे फ़ायदा होगा या वो मुतासिर करेंगे, क्योंकि अगर इस हुकूमत की कारकर्दगी है तो फिर अल्टीमेटली तो इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को भी होना चाहिए कि लोग कहेंगे कि भाई वही ठीक थे। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं कुछ एक बड़ी और अहम तैनाती थी जो बड़ी देर से पेंडिंग थी और वो अब बड़ी मुश्किल से हुई है, लेकिन हुई है ऐसी कि सब हैरान होकर रह गए हैं। मैं बात करूँ गवर्नर सिंध की, इस तैनाती पर बात करते हैं ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है सियासत के हवाले से। कामरान टिसोरी साहब की गवर्नर सिंध की तैनाती के हवाले से मैं कमेंट लेती हूँ, लेकिन चूंकि इससे पहले बात चल रही थी इमरान खान साहब की सियासत की, उसमें मैं अतर काज़मी साहब का ज़रूर कमेंट ले लूँ। अतर काज़मी साहब,
क्या वक्त गुजरने के साथ इमरान खान साहब की मकबूलियत को कम करने की तरफ अगर कोशिशें की जाती हैं तो आपको वो कामयाब होती नज़र आ रही हैं, या फिर मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से उल्टा उसमें आपको इजाफा होता नज़र आ रहा है? देखिए, सियासत में कोई चीज़ भी मुस्तकिल नहीं है। इस वक्त लगता ऐसे है कि खान साहब की मकबूलियत में पहले की निस्बत इजाफा हुआ है। अगर आप 8 महीने पीछे चले जाए तो उस वक्त भी मुल्क के अंदर हालात को इतने अच्छे नहीं थे। खान साहब के दौर के अंदर दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थी, महंगाई का मसला भी था। लेकिन खान साहब की हुकूमत जिस तरीके से उतारी गई और फिर जिन लोगों ने उसको रिप्लेस किया, देखिए ना, ये वो लोग थे जिनके हवाले से गुज़िश्ता 8-10 सालों के दौरान जब ये इंफॉर्मेशन का एक फ्री फ्लो शुरू हुआ, सोशल मीडिया का दौर आया, लोग सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा उन्हीं लोगों को लाके जब हुकूमत में बिठाया गया जो जिन्होंने सड़कों पे किसी को घसीटना था, कोई किसी को मोदी का यार कहता था, ये वो चीजें थी जो अवाम अपनी आंखों से देख रहे थे, सुन रहे थे, तो फिर उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। तो इमरान खान की इस वक्त जो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, वो ये लोग हैं। जब तक ये लोग हैं, इमरान खान की मकबूलियत में उस तरह डेंट नहीं पड़ेगा। और लॉन्ग मार्च के हवाले से आपका क्या तज्जिया है? क्या लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं खान साहब, या वो पीछे से किसी इशारे के मुंतजिर हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खान साहब कहते हैं कि जी मैंने कौम को तैयार करना है, लॉन्ग मार्च के लिए हकीकी आज़ादी दिलवानी है, और एक तरह से अगर आप देखें तो फिर वो ये भी कहते हैं कौम तैयार होगी। अगर कौम तैयार होगी है तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप कहते हैं मैंने बॉल करानी है, पर बॉल कराने से पहले आप चाहते हैं कि अंपायर एक दफा आपको मुस्कुरा के देख ले, फिर मैं बॉल कराऊंगा तो विकेट उड़ेगी। ऐसा तो ना करें ना, फिर आप बॉल करा दें, फिर बॉल कराने के बाद आप अपील करें। जब बॉल के साथ जो है अवाम भी आ जाएगी मैदान के अंदर, इसलिए कि अवाम तो वैसे ही हेलमेट पैड वगैरह पहन के बैठी हुई है, तो ये चीजें हैं कुछ। लेकिन उसके साथ साथ देखिए, एक और चीज ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में कुछ ऐसा होता है कि सिस्टम टूटने की तरफ हम जाते हैं, जिस खदशे का इजहार पहले इमरान साहब ने सोहेल बड़ाइश साहब से क्वेश्चन में भी किया, तो फिर उसमें पीटीआई सबसे बड़ी लूजर होगी। इसलिए कि वो ये समझते हैं कि अगर इंतखाबात अभी हों या 4 महीने बाद हों या 6 महीने बाद हों, हम बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी उनको खदशा है कि वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी कॉल दी जाए जहां पे कोई जिस किस्म कोई खराबी पैदा हो। वो ये भी चाह रहे होंगे ना, जो एम्पायर की वो बात कर रहे हैं कि वो बॉल करवाए आउट भी हो जाए, लेकिन अंपायर कहते हैं नॉट आउट। वो चाहेंगे अंपायर सही मानों में न्यूट्रल ही हो जाए। नहीं, असल में स्पिनर बात ये है कि वो लॉकडाउन और लॉन्ग मार्च के दरमियान फंसे हुए हैं। अच्छा, वो जो बैकडोर राब्ते हैं ना, उनमें से निकल के कुछ करना चाहते हैं। अभी बैकडोर चैनल से जो चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से भी ये डिले हो रहा है। तो इमरान खान साहब जो है ना, वो अभी उस तरह से फैसला इसलिए नहीं कर पा रहे कि अगर उन्होंने ये ऐलान कर दिया तो फिर तो सारे राब्ते टूट जाएंगे, फिर तो, और वो राब्ते बिल्कुल ख़त्म भी नहीं करना चाहते। जिस तरह काज़मी साहब फरमा रहे थे कि उनको ये भी है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं 2-4-6 महीनों में तो हम तो वाज़े जीत जाएंगे। इसका मतलब हम ये समझेंगे पावर पॉलिटिक्स और इनकलाबी पॉलिटिक्स साथ साथ चल रही हैं इस वक्त खान साहब की, जिसमें वो पावर कॉरिडोर्स में भी बातचीत रखे हुए हैं और साथ में अगर अवामी पॉलिटिक्स भी फुल कर रहे हैं। अगर काज़मी साहब मुझे इजाज़त दें और बुरा ना मनाएं, आपसे भी जान की अमान पाऊं, तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में मैंने तो अपने पूरे कैरियर में किसी को इनकलाबी सियासत करते हुए देखा नहीं। पावर पॉलिटिक्स ही है, इक़्तिदार हासिल करने के लिए सियासत में आते हैं, चाहे आप उसको शेर का निशान दे दें, चाहे आप उसको बकरी का निशान दे दें, चाहे तीर का दे दें, चाहे बल्ले का दे दें, मसला पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए जी, देखते आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग्स होती हैं, किस तरह से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट आज तैनाती हुई है गवर्नर सिंध की, और कामरान टेसूरी साहब को एमक्यूएम के ये लीडर हैं जिनको गवर्नर सिंध की मंजूरी दे दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से। लेकिन बड़ी हैरत अंगेज़ बात ये कि ये वो शख्स हैं जिसके ऊपर खुद एमक्यूएम में बड़े इख्तिलाफात रहे हैं, और हत्ता के फारूक सत्तार साहब से नाराज़गी और सब कुछ वो सब आप जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें एकदम से कैसे एमक्यूएम ने गवर्नर के लिए नामजद कर दिया और वो मंजूर भी हो गए? कैसे ये तैनाती हुई इमरान साहब? देखिए, कामरान टेसूरी साहब का ताल्लुक वैसे तो एक बिजनेस फैमिली से, वो 3 साल जो है ना बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी ले चुकी हैं। लेकिन असल में ये कहा जाता है कि वो भी किसी के मंजूर नज़र हैं, और जो सियासत पे नज़र रखने वाले हैं, ख़ास तौर पे कराची की सियासत पे नज़र रखने वाले, उनका ये कहना है कि कामरान टेसूरी जो हैं उनको इसीलिए लाया गया है कि अब आप कराची की सियासत में कुछ तब्दीली भी देखेंगे, उनको गवर्नर बना के उनसे कोई काम भी लिया जाएगा। अच्छा। बाकी जो एमक्यूएम की बात है तो देखें, वो तो नसरीन जलील साहिबा और वसीम अख्तर साहब,
इन दोनों में से चाहते थे। और वसीम अख्तर साहब तो हेलमेट पहन के और पैड बांध के बिल्कुल तैयार खड़े थे, लेकिन एकदम से MQM की तरफ से फिर इनका नाम जाना और इनकी अप्रूवल होना। देखें, ये तो सियासत में आए हुए सिर्फ 12 साल हुए हैं, और आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में जब ये आए थे, आते ही उस वक्त के वजीर आला जनाब अरबाब गुलाम रहीम साहब की आंखों का तारा बन गए थे। जी जी। तो इन पे किस्मत बड़ी मेहरबान है, लॉटरी है। हाँ, ये कराची की सियासत में वो कहते हैं ना, वो आया और छा गया। अब वो बतौर गवर्नर परफॉर्म क्या करते हैं ये देखने वाली। लेकिन अतर काज़मी साहब, बड़ी तनकीद भी हो रही है उनकी इस तैनाती के हवाले से। लोग कह रहे हैं कि क्या सिंध के और कराची के हिस्से में ऐसे ही लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल रहते हैं, जिनके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात रहते हैं, और इनको तो खुद अपनी पार्टी कभी उस तरह से एक नजरियाती रहनुमा या कारकुन नहीं मानती है, और उनको गवर्नर लगा दिया गया। देखें, लोगों की ऐसी आदत होती है, खाम का इतराज करते हैं। जब देखें इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, इदारे सारे न्यूट्रल हैं, तो सियासी जमात का फैसला है तो कबूल करना चाहिए ना जी कामरान टसूरी साहब का। दूसरी बात यह है कि उसके साथ साथ ये हो रहा क्यों है। फारूक सत्तार साहब को भी राजी करने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी टसूरी भाई को मुबारकबाद दी है कि टसूरी भाई आपको मुबारक हो, आप गवर्नर बन गए। ये इन सब को इकट्ठा करने के लिए किया जा रहा है और सियासी जमातें कर रही है ना। देखें, और तो किसी का कोई ताल्लुक नहीं सियासत से रहा, तो ये इनको इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इमरान खान को रोका जाए कराची के अंदर, और कराची में जो वोट बैंक है इमरान खान का, उसको किसी तरीके से तोड़ा जाए। तो ये सियासी जमातें मिल के कर रही हैं, उनकी प्लानिंग होगी, जरदारी साहब का भी इसमें किरदार होगा, तो वो ये बुनियादी तौर पर उस चीज की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सारे अमल के अंदर ना, अगर मुझे कोई छोटा सा गिला या शिकवा है तो अल्ताफ भाई के हवाले से। उस दिन उन्होंने एक बाकायदा गाना गा के माफी मांगी ट्विटर के ऊपर कि भाई हमें भी आप माफ कर दें, अगर साहब को आप कर रहे हैं तो उनको कोई माफ नहीं कर रहा, वो बेचारे अभी भी लंदन में बैठे हैं। उनको भी कोई गुर बता दें इमरान साहब, वो कहाँ से ड्राई क्लीन होंगे, किस तरीके से उनकी माफी। मेरा ख्याल है उनकी माफी मुश्किल है। अच्छा, उनकी माफी जो है ना वो अभी मुझे नजर नहीं आती। पहले ये सारा गंद साफ हो जाए और सियासी जमातें जिस तरह से अपने, जिससे अभी काज़मी साहब फरमा रहे थे कि क्योंकि अब पॉलिटिक्स में किसी का असर नहीं है, सिर्फ सियासी जमातें अपने फैसले खुद कर रही हैं, लिहाजा ये सब अच्छी तरह मिलके जब फैसले कर लेंगे तो फिर उनकी बारी आएगी। चले जी, देखते हैं कराची की सियासत में वाकई क्या फिर से MQM जो है वो तगड़ी होती है में नज़र आएगी या नहीं। और MQM का जो हालिया इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से, उससे तो ऐसे लगा था जो हालिया ज़िमनी इलेक्शन हुए थे कि लोगों ने इस चीज़ को कोई इतना ख़ास पसंद नहीं किया, लेकिन क्या MQM की यूनाइट होने से लोग वापस उनके साथ जुड़ जाएंगे, ये एक सवालिया निशान है। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। अतर काज़मी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में। अपना फीडबैक नाज़रीन ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।